न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। यह खबर मुंबई सामने आ रही है। छपे हुए नोटों में भी हो सकता है काला धन, विश्वास त्यागी। भक्तियां रिजर्व बैंक ने 2 दिन पहले 2000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया है। इसका क्या परिणाम होगा, इससे आम नागरिकों को क्या लाभ होगा, 6 साल पहले हुई नोटबंदी के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, और उस वक्त भी 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे और 2000 के, क्या अब रुपए के नोटों को, और अभी 2000, क्या अब रुपए के नोटों के चलन में आने का फायदा काफी हो गया था। साथ ही क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया निर्णय आर्थिक रूप से सही है, इस पर विश्वास करते हुए त्यागी ने एक वित्तीय विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी आम लोगों की नजर में यह एक महत्वहीन बात है। बलात्कारी भाग जाते हैं, अपराधी छूट जाते हैं, अडानी को कोई नहीं पूछता। समीर वानखेड़े जैसा IAS अधिकारी आज मादक पदार्थों की तस्करी में पाया जाता है। यह उनके 4 लाख करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के काले धन को सफेद करने का खेल है। क्या राजनीति, क्या अर्थशास्त्र। 2016 में काला धन बाहर लाने का फैसला हुआ, लेकिन काला धन नहीं निकला। छपे हुए नोटों में काला धन भी हो सकता है। 2000 का नोट आम हाथों में नहीं है। कई लोगों ने 2000 का नोट नहीं देखा होगा। इन सभी अमीर लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने टैंक नहीं भरा है। जो लोग टैक्स नहीं देते वह काला धन है। यह 4 करोड़ रुपए का नोट है। यह सबसे बड़ा नोट है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यादी देखील जसं 2000ची नोटा 1000ची नोट बंद होऊन 2000ची नोट आली होती आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने पाऊल उचललं होतं. मग त्या मानाने आतापर्यंत काही फायदा झाला का? जसं काळा पैसा बाहेर आला का? त्याच्या मानाने कसं बघता येतं? अगदी बरोबर प्रश्न आहे हा. 8 नोव्हेंबर 2016चा निर्णय काळा पैसा बाहेर काढण्यात आला होता. वस्तुतः काळा पैसा बाहेर आला नाही. किंबहुना 17 लाख कोटीच्या नोटा पुन्हा सगळ्या 99.3 म्हणजे 100% परत आला. मग तेव्हा 4 लाख कोटी बाजूला काढून ठेवायचे होते आणि पेटीएम, डिजिटल इंडिया वगैरे वगैरे भाषा ते राहिले बाजूला. काळा पैसा परत आला नाही, टेररिझम थांबला नाही. असा काळा पैसा वाढतच चाललाय. आता तो 32 लाख कोटीचा छापील करन्सी बाजारात आहे. त्यातला काळा किती आणि पांढरा किती, म्हणजे किती टॅक्स भरलाय आणि किती नाही. जसं मी आता म्हणतो, वेगवेगळ्या नोटीवरती टॅक्स सुरू झालीये म्हणून तो लपवला जातो आणि तो मुख्य प्रवाहात आणणं हे जर RBIच्या ह्या नोटिफिकेशनमध्ये शक्य झालं असेल, तसं अजूनही बराच मोठा पैसा जो तुमच्या आमच्यामध्ये फिरतोय पण तो टॅक्स चोरीचा असेल, त्याचं गणित कोणी सांगावं. म्हणून 2000ची नोट, आता मोठी नोट बाहेर गेली, तेव्हा सुद्धा 500ची नोट आणि 1000ची नोट बाहेर गेली. 1000ची नोट आलीच नाही. 500च्या नोटा खूप छापण्यात आल्या. त्या खूप छापण्यात आलेल्या नोटा जरी टॅक्स चोरांच्या हातात असतील तर तो काळा पैसा म्हणायला लागेल. तो व्यवहारात असेल तर त्याला पांढरा पैसा म्हणायला लागेल. याचं 17 लाख कोटी ते 32 लाख कोटी या एकूण व्यवहारामध्ये माझं म्हणणं, छापलेल्या नोटांमध्ये सुद्धा काळा पैसा असू शकतो. 4.25 लाख कोटी ते 2000 व्हॅल्यूच्या नोटांमध्ये काळा पैसा आहेच आणि तो सफेद करण्याकरता 30 सप्टेंबर पर्यंत वेळ दिलेला आहे. KYC नॉर्मप्रमाणे रोज 20,000 तुम्ही भरायचे, असा ज्यांच्या हातात पैसा आहे त्यांच्यासाठी मोठी सोय आहे असं माझं मत आहे. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। DNA टेस्ट कराना होगा कि कौन छोटा और कौन बड़ा। संजय राउत, राज्यपाल मुख्यमंत्री की चर्चा है तो हमें क्यों चर्चा करना चाहते हैं। कोश्यारी महाराष्ट्र के अपराधी हैं। उन्होंने संवैधानिक रूप से काम करने के इस राज्य को लाया, इसलिए पूर्व राज्यपाल संविधान के बाहर मुख्यमंत्री से मिलने गए होंगे। भगत सिंह कोश्यारी को जल्दी अपने कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल किया। महाविकास आघाड़ी हम सभी का एक बार DNA टेस्ट कराएंगे। हम सभी का एक बार DNA टेस्ट कराएंगे ताकि पता चल सके कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। बीच में शिवसेना बीजेपी गठबंधन में बड़ा भाई कौन। हर कोई अपनी पार्टी की स्थिति पेश कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए इस स्थिति को प्रस्तुत करना होगा। लोकसभा सीटों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। यह विधानसभा का समय है। पिछली लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद थे। लोकसभा में हमारे 19 की संख्या रहेगी, शायद बढ़ भी जाए।
इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? उसमें किसी को नष्ट होने का कोई कारण नहीं है। हमारा मौजूदा आंकड़ा यही रहेगा और बढ़ भी सकता है। कुठल्याही मतदारसंघात कुणाची मक्तेदारी नसते। काँग्रेससोबत मार्केटिंग करताना थोडी अडचण होत होती, कारण त्यावेळेस काँग्रेस मोठा भाऊ होता, मात्र महाविकास आघाडी पण टिकवायची, पण या महाविकास आघाडीत आम्ही मोठे भाऊ होता असं त्यांचं म्हणणं आहे. ठीक आहे, सगळ्यांचं DNA टेस्ट करू आम्ही एकदा. हा विरोध समजून घ्या. कोण मोठा लहान भाऊ मोठा भाऊ हा विषय मधल्या काळामध्ये शिवसेना भाजप युतीमध्ये सुद्धा आला होता. तेव्हा मी म्हणालो होतो की DNA टेस्ट करावे लागते. कोण लहान कोण मोठं. महाविकास आघाडीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे असे मतभेद नाही. अजितदादा काय म्हणतात किंवा अन्य नेते काय म्हणतात, आम्ही काय म्हणतोय, याहीपेक्षा प्रत्येकजण आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडत असतो. आपापल्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी अशा भूमिका घ्याव्या लागतात. लोकसभेची जागा वाटप त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विधानसभेला वेळ आहे, आधी लोकसभा होऊ द्या. आणि त्या संदर्भात आमच्या 3 प्रमुख पक्षाच्या बैठका सुरू आहेत आणि त्या बैठकांमध्ये आज काय चर्चा होते मी कधीच बाहेर सांगणार. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को मिलेगी ताकत। हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने देश की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। यही वजह है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी कयासबाजी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के सबसे मजबूत राज्य छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को कितनी ताकत मिलेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। राज्य की तमाम निर्वाचित संस्थाओं पर कांग्रेस का कब्जा है। अगर कहीं कांग्रेस पिछड़ी है तो वह लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा में कांग्रेस का दबदबा है तो वही नगरीय निकायों पर कांग्रेस की पूरी तरह कब्जा है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में भी कांग्रेस समर्थकों की संख्या भाजपा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इस तरह राज्य की सियासत पूरी तरह कांग्रेस की मुट्ठी में है। छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहां की प्रदेश सरकार तो कांग्रेस की है, मगर यहाँ के लोकसभा चुनाव में बढ़त भाजपा के हिस्से में आई है। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में भले ही देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी हो, मगर यहाँ की 11 सीटों में से 10 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता और 2019 के लोकसभा में भाजपा के 11 में से 9 सीटों पर जीत मिली। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कई सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस अपनी स्थिति में और सुधार ला पाएगी अथवा 2004 जैसे ही हालात रहेंगे? राज्य में कांग्रेस की स्थिति पर सिलसिलेवार गौर करें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने जनता के बीच अपनी पैठ को और मजबूत बनाने का काम किया है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।